हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीएजी टीए 2025 की जो ऑफिशियल आंसर की आई हुई है उसकी एनालिसिस देखने वाले हैं। इ- इस पहली बात तो ये आप लोगों से कि ये जो पेपर था बहुत आउट ऑफ सिलेबस था और इसमें तो हमारे लग गए 2 सालों की मेहनत बर्बाद गई। आप लोग अपना पेपर कैसा हुआ उसको कमेंट में बताएं। अब हम एनालिसिस देखने वाले हैं, इसमें कौन कौन से आयोग ने प्रश्न सही माने, उनके उत्तर कौन से हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक्स डिजीज है जो दूषित दूध के शोषण से सेवन से मनुष्यों में फैलता है। तो इसमें उन्होंने टीबी माना गया है, जो यक्ष्मा था, ट्यूबरकुलोसिस को आयोग ने सही माना है कि ये जो है ट्यूबरकुलोसिस दूध के द्वारा मानव में ट्रांसमिटेड होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घटकों पर विचार करना था। पैक हाउस, राइम चैम्बरिंग और प्री यूनिट। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ऑप्शन सही थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में है ऑक्सीजन का महत्व नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में एमएसपी प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के लिए अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम जो है वो मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो थी के अंतर्गत जल भरण यानी वाटर शेड विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है। तो उसके लिए जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है वो उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है, मैनेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि विस्तार शिक्षा का माना गया सिद्धांत नहीं है। तो मैनेज के द्वारा केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत वो नहीं माना गया है। बाकी करके सीखने का सिद्धांत, रुचि और आवश्यकताओं का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत मैनेज के द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उर्वरक फलीदार पौधों के साथ सहजीवन में नाइट्रोजन को स्थिर करेगा। तो लेग्यूम है, राइजोबियम, ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली आधारित पनीर के उत्पादन के लिए आईसीआर सीफेट विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में कौन सा कथन राइट था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट था। उत्पाद की जो सेल्फ लाइफ है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर 10 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 दिन तक, -20 डिग्री सेल्सियस पर 20 दिन तक होती है। अगला प्रश्न है, भैंस की किस नस्ल को उसकी उच्च गुणवत्ता, उत्पादन और अनुकूलता के कारण उसको काला सोना बोलते हैं, मुर्रा को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या किस आधार पर ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसमें देशांतर अक्षांश और भूमध्य भूकर जमाबंदी, जिसे बोलते हैं भूकर या जमाबंदी मानचित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार के आधार पर फलों के वर्गीकरण ग्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया और आमतौर पर ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत सरकार द्वारा समर्थित पैक हाउस में लगाया जाता है। तो था झुका हुआ बेल्ट ग्रेडर। अगला प्रश्न है, भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने वाले पर बीज जो है लाट की आनुवंशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ग्रो आउट टेस्ट था, ये राइट इसमें माना गया है। अगला प्रश्न है, लेप्टोस्पायरोसिस निम्नलिखित में से किसके संपर्क से फैलता है। तो पेशाब मूत्र के द्वारा, ऑप्शन में बी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि योजना को लागू करता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए राइट माना गया, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और जो था नेशनल सहकारी विकास निगम, उसके द्वारा ये विकास निधि जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट माना गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जड़ के विकास को बढ़ावा देता है और पौधों में प्रारंभिक वृद्धि का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। जड़ वृद्धि और बीज विकास के लिए जो फास्फोरस है वो जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले जो पार्विक एसिड को ऑक्सीडेटिव रूप में डिकार्बोक्सिलेट करने पर तत्काल बनने वाला उत्पाद जो था COA था, एस्टिक COA। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल खली अखाद्य है और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें मूंगफली को छोड़कर तीनों जो है अखाद्य मानी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को क्या बोलते हैं। पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को हाइब्रिड विग्योर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अभिकलन ए जो है दिया हुआ है और आर दिए हुए हैं। राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती है, BR है। इससे प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तो इसमें ए और बी दोनों राइट हैं। आर की व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट माना गया है।
अगला प्रश्न है फूलगोभी में किस पोषक तत्व की कमी से विफटल होता है? तो फूलगोभी में होता है विफटल मोलिब्डेनम के कारण। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल चालू की थी? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, कृषि वानिकी कार्बन वित्त योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना से शुरू की। अगला प्रश्न है कौन सी रेशम कीट जो है प्रजाति शहतूत रेशम पर पाली जाती उत्पादन किया जाता है और भारत में वाणिज्यिक रेशम उत्पादन के लिए उसका बड़े पैमाने पर कीट पालन किया जाता है? वो थी बॉम्बिक्स मोराई। अगला प्रश्न है मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सा मैलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहां रिज टू वैली उपाय वनारोपण और स्वस्थान जल संरक्षण को सम्मिलित करते हैं? तो वाटर शेड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को किफ़ायत फसल बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है? वो थी प्रधानमंत्री फसल जो बीमा योजना जो है ये उत्तरदायी थी। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट था। अगला प्रश्न है गंधी बग निम्नलिखित में से किस फसल में पहचाना गया? तो धान जो था चावल, ये राइट हो गया इसमें। अगला प्रश्न निम्नलिखित फसलों को उनके सही वेरिएंट मिलान करना है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट माना गया है। चावल जो हो जाएगा, चावल ऑप्शन नंबर थर्ड है अनाज वाली फसल, और गन्ना जो हो जाएगी नकदी फसल हो जाएगी, मूंगफली तिलहन, और जूट जो हो जाएगी रेशे वाली हो जाएगी। अगला प्रश्न है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति 29 मई 2025 के अनुसार किस खरीफ मौसम को 2025-26 सीजन के लिए सबसे ज़्यादा एमएसपी प्रदान की गई थी? तो थी रामतिल 820। अगला प्रश्न है पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाले किस विषाणु रोग को अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो थी वो खुरपका मुहपका। ऑप्शन नंबर बी राइट था इसमें। अगला प्रश्न है वो मोटे अनाज जो मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन खपत को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कथन सही है? इसमें तो ऑप्शन नंबर बी राइट था। भारत ने 2018 में मोटे अनाज की न्यूट्री अनाज के रूप में ब्रांड किया तथा इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में घोषित किया गया था। ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट माना गया है। बी और सी दोनों एक ही प्रश्न है, जिसने नीचे वाला पहले पढ़ लिया सी ऑप्शन उसका ये गलत हो गया। हमारा भी यही गलत हो गया क्योंकि हमने 2018 ध्यान नहीं दिया और ये वाला ऑप्शन नंबर सी टिक कर दिया। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार रेडी सर्व फूड बेवरेज का उत्पाद जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता कितनी होनी से कम नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में उपयोगी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी चना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज के रूप में वर्गीकृत करते हैं? तो जो कोदो है, कोदो को इसमें माइनर अनाज माना गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। पेस्पेलम इसको बाइकुलेटम इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है गायें स्तनपान के लिए किस चरण में मतलब स्तनसोल मास्टेटिस के ऊपर ज़्यादा संवेदनशील होती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट माना गया है। बछड़े के जन्म के समय और संक्रमण काल जिसमें हार्मोनल प्रतिरक्षा परिवर्तन शामिल है। अगला प्रश्न है FSSAI के निर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पाद पशुओं के लिए वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक का अनुपालन किया जाना चाहिए? तो IS 2052 के अनुसार। अगला प्रश्न है इसमें राइट माना गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड प्रदूषक सूची में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है अमोनिया। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नेम प्लेटफॉर्म आधारित तौर पर कब लॉन्च किया गया था? तो ये 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ ई नेम पोर्टल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रिले क्रॉपिंग का सही ढंग? रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है खड़ी फसल में ही हम दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें। स्मिथ लीवर अधिनियम 1914 ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायनों से उपचारित हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लेबल शामिल किया जाना चाहिए? तो भोजन चारे या तेल के प्रयोजन के लिए उपयोग इसको ना करें। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है भारत में
OECDI बीज योजना के किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण यानी NDA के रूप में नामित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था, संयुक्त सचिव कृषि सहकारिता विभाग। ऐसे ऐसे प्रश्न थे कि तो पढ़ने में ही नहीं आ रहे हैं, समझ में क्या आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपज निधि पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी था वो सही था कि यह किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसल बीमा प्राप्त करने हेतु एक डिजिटल मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है जिससे पर्ण कीट यानी लीफ रस्ट रोग हो जाता है? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आधा समय तो प्रश्नों को पढ़ने में ही चला गया, समझेंगे कहाँ से। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कीटों में से कितने दल हैं, कितने मतलब दालों पर आक्रमण करता है? इसमें हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, फिर क्रेक्सिवर है, ये दोनों दालों पर आक्रमण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, तो इसका राइट आप देख सकते हैं 138 μmg घन था इसका राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा विकसित संतुलित राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का नाम ये था एनिमल न्यूट्रिशन यानी पशु पोषण। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, हाइडेथोडस तो संबंधित था, ये बिंदु स्राव यानी गुटेशन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, बागपत से पूछा गया था और रांची 2021-22 के दौरान बहुस्थान क्षेत्र पर्यटनों में ICRI के किस बीज उपचार फाउंडेशन ने पारंपरिक कौनासियों से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु चने में विल्ट और जड़ सड़न को प्रभावी ढंग से कम किया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी है, इसके द्वारा किया था। बहुत खतरनाक क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, दिमाग सब खराब गया है। अगला प्रश्न है, उर्वरक आदेश 1985 के अनुसार राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक के तरल फार्मूलेशन में आवश्यक प्रति ml न्यूनतम व्यवहार्य कोशिका गणना? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1×10⁸। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसे जटिल उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो DAP था, ये थोड़ा सही प्रश्न था। अगला प्रश्न है, बेसिलस सबलिटिस पौधों को पर्यावरणीय तनाव सहन करने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर सी में तनाव प्रतिक्रिया जीन और फाइटो हार्मोन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और किसान नेतृत्व वाली कृषि योजना को बढ़ावा देने की विस्तार सुधार योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत तंत्र पेश किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। अगला प्रश्न है, डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थान तंत्र को बढ़ावा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, ई-नेम। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर छोटे बम्बों की तरह काम करने वाली बूंदों को बमबारी है, जिसके कारण मृदा कण अलग हो जाते हैं, विघटन होता है और पपड़ी का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, अंतःसेशन कम हो जाता है, उसे स्प्लेश इरोजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, बीज प्रतिस्थापन दर शब्द से क्या तात्पर्य है? बीज प्रतिस्थापन दर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है, कुल रोपित फसल क्षेत्र में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र को का प्रतिशत। बहुत खतरनाक क्वेश्चन भैया पूछे गए थे इसमें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जो कितने दिनों का रोजगार प्रदान होता है? 100। ये थोड़ा सही प्रश्न था। मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता है 5 किलोमीटर एरिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न पहल के अंतर्गत शब्द आर्या का अर्थ है? आर्या का क्या अर्थ था? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर आर्या का पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास परियोजना के लिए सामान्य निर्देशानुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत भूविज्ञान इकाइयों की विशिष्ट आकार सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। ये भी बहुत तगड़ा प्रश्न पूछा गया था, इसमें समझ में नहीं आया क्या ये पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, यंत्रीकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए कौन सी विधि यूज करते हैं? तो बीज प्लॉटिंग थी, प्लेटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काले चने का वनस्पतिक नाम? जिसने हिंदी पढ़ा उसका बंटाधार हो गया। काला चना यानी सीसर एरिटेनम पेल दिया, इसमें ऑप्शन नंबर बी था। काला चना यानी ब्लैक ग्राम विग्ना मुंगो, ऑप्शन राइट था ऑप्शन नंबर सी। आधा तो बच्चे इसमें काले पीले चने के चक्कर में पड़ गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के अनुसार भंडारण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी की मात्रा चावल धान में 14% और व्हीट के लिए 12% थी ये नमी स्टोरेज के लिए। अगला प्रश्न है,
सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा नमूना पैटर्न आधिकारिक रूप से अनुशंसित है? तो जिगजैग। ये भी बड़ा खतरनाक प्रश्न था। अगला प्रश्न है, भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आधार बीज का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसका उत्पादन जो है प्रजनक बीज से होता है और इसे IMSCS के मानकों को पूरा करना होता है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स के जनक कौन थे? जो मेंडल थे। इसमें कोई नहीं, ऑप्शन राइट था, ऑप्शन नंबर ई इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नाशवान वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयुक्त शून्य ऊर्जा शीत भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत है वाष्पीकरण शीतलन। अगला प्रश्न है, बेसिलस थोरिनजेंसिस यानी बीटी का उपयोग किस कीट को मैनेज के लिए करते हैं? तो कैटरपिलर। अगला प्रश्न है, IPv6 एड्रेस जो है बिट्स लंबे होते हैं, तो 128 बिट्स लंबे होते हैं, जबकि IPv4 जो होते हैं 32 बिट्स लंबे होते हैं। अगला प्रश्न है, अभी ये दिया हुआ है, अभी कथन ए है आर है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अभिकलन ऑप्शन नंबर बी राइट माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अभिकलन ए सही है, परंतु आर जो है कारण गलत है। अगला प्रश्न है, रेड तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें तीनों ये राइट हैं। रेड कई हार्ड ड्राइव में डेटा संग्रहित करते हैं, अतिरेक के माध्यम से अधिक डेटा विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। और बी है, रेड विफलता के एकल बिंदुओं को खत्म करने में मदद करता है और डेटा हानि के जोखिम को भी कम करेगा। और रेड सिस्टम कई ड्राइव में डेटा वितरित करके रीड राइट थ्रूपुट और समग्र भंडारण क्षमता को बढ़ा सकता है। इसमें तीनों राइट थे। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक के बारे में विचार करना है। इसमें भी तीनों राइट हैं। ब्लूटूथ सोशल मीडिया ग्रुप द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित इस बिना लाइसेंस वाले 2.4 हर्ट्ज बैंड में काम करता है। बैंडविड्थ 1 से 24 Mbps है। ऑप्शन नंबर इसमें तीनों राइट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है ये सबसे मजबूत पासवर्ड है। अगला प्रश्न है, प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रॉक्सी सर्वर जो होता है उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या है? इंटरनेट और यूजर के बीच में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? जीरो डे वल्नरेबिलिटी से तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक पैच नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में विचार करना है। ये भी बहुत तगड़ा प्रश्न है। इसमें भी समझ में नहीं आया क्या करना था। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है। सेकंड और थर्ड जो है दोनों राइट हैं। लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन, ई बाइक में यूज होता है और लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल के बारे में कौन सा गलत है? तो इसमें कोई भी गलत नहीं थे, सभी सही हैं। एक्सेल में चार्ट संख्यात्मक डेटा को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं और एक्सेल उपयोगकर्ताओं को ड्रॉप डाउन सूचियां बनाने में अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न है, आप सेल लॉकिंग का उपयोग करके अलग अलग सेल को सुरक्षित कर सकते हैं और एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं। सभी राइट थे इसमें। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में जो हेडर होता है सुविधा का उपयोग करके प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए यूज होता है हेडर का। और जो मेल मर्ज होते हैं सुविधा का उपयोग करके कई प्राप्तकर्ताओं के पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, डिजिटल फुटप्रिंट में सभी आइकन गतिविधियां शामिल होती हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं। और डेटा माइनिंग वह तकनीक है जिससे बड़ा डेटा सेट के में पैटर्न निकालना शामिल है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। इसमें अगला प्रश्न है, नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। तो फायरवॉल क्या है? नियमों का सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना था ऑटो रिस्पॉन्डर, संग्राहक, ये सभी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट था। ए का फर्स्ट हो जाएगा। ऑटो रिस्पॉन्डर जो होता है आने वाले ईमेल का स्वचालित रूप से उत्तर देता है। और बी का थर्ड है जो संग्रह है, वो ईमेल को बिना डिलीट किए इनबॉक्स से स्टोरेज के लिए डेटा ले जाता है। और सी का सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पढ़े हुए के रूप में चिन्हित है, ईमेल को पहले से देखे गए सेट के रूप में। फिल्टर वाला है ऑप्शन नंबर डी का, डी 4 हो जाएगा। फिल्टर या नियम जो है मानदंडों के आधार पर ईमेल को
स्वचालित रूप से फोल्डरों में व्यवस्थित करता है। अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना था। इंकजेट क्या है? तो 3D का मतलब होता है कि त्रिआयामी वस्तुएं बनाना। तो डी का फर्स्ट इसमें किसमें था? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट था, इसका राइट हो जाएगा। डी का आई हो जाएगा, 3D प्रिंटर भौतिक त्रिआयामी वस्तुएं बनाता है। और बी का थर्ड हो जाएगा, लेजर जो है टोनर पाउडर का उपयोग करके उच्च गति वाली छपाई करेगा। और सी का 2 हो जाएगा, जो डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर जो पिन का उपयोग करके स्याही रिबन पर स्ट्राइक करता है। तो जो इंक जेट है वो डी का ए का ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट हो जाएगा, कागज पर तरल स्याही की बूंदों का स्प्रे करता है इंक जेट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी कथन दिए हुए हैं। विंडोज टास्कबार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों के बीच शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है। और इसमें आर जो ए था कि विंडोज टास्कबार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों के बीच शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है। और बी आर इसमें कथन था कि टास्कबार पर प्रत्येक आइकन केवल एक मिनिमलाइज अनुप्रयोगों का निरूपण करता है। तो इसमें ए कथन सही है और आर गलत है। इसमें ए वाला सही है, ऑप्शन नंबर इसमें आर सही है और आर अगला वाला गलत हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में की सांस्कृतिक पहचान है? थारू जो नृत्य होता है वो तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है, लखनऊ के नवाब ने इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया, तो इसमें से कोई राइट ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1965। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास की किस अधिनियम के तहत पारित किया गया? तो 1976। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान होती है? 3000 महीना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को 2021 में जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स के क्षेत्र में योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अरुण कुमार शुक्ला थे। अगला प्रश्न है, जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 20 में राइट है कि एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षित रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की? तो 22.70 करोड़। अगला प्रश्न था, मिलान करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट था। अभिमन्यु श्याम जो गुप्ता है, अभिमन्यु उनका नाम राइट था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बैडमिंटन से थे। जो आशीष थे वो जिम्नास्टिक से। भुवनेश्वर क्रिकेट से थे। अनुराज शूटिंग से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी कवित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती है? उन्हें 1928 में पद्म विभूषण मिला, तो महादेवी वर्मा जी को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ? तो हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशन की नियुक्ति की जाती है? तो 31 खा। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाएगी? तो धारा 31 खा। अगला प्रश्न है, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या है? तो सवाई गोदो। अगला प्रश्न है, फिराक गोखुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है? फिराक गोखुरी किसको गोरखी बोलते हैं? रघुपत सहाय को। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कथन विचार करना। इसमें तीनों राइट हैं। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगलसराय यूपी में हुआ। इन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नीडा का संगठन कब किया था? तो 1993। ऑप्शन नंबर बी सी राइट है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 24.99 ट्रिलियन। वर्तमान मूल्यों में 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 24.99 ट्रिलियन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये थे रहमान फारूकी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? गौतम बुद्ध नगर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।